हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लर्निंग हब पर। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दिस एंड दैट, दीज एंड दोज का यूज, वो भी बेहद आसान शब्दों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस नॉलेज भरी जर्नी का ये वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं दिस और दैट का प्रयोग, वो भी बेहद सरल और आसान तरीके से। दिस का अर्थ यह होता है और इसका प्रयोग एक वस्तु या स्थान के नज़दीक होने पर किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु हमसे नज़दीक नियर होती है तो हम उसे इशारा करके बताने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। वहीं इसी के विपरीत दैट का अर्थ वह होता है। इसका प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के दूर यानी फॉर होने पर इशारा करके बताने के लिए किया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखें कि दिस और दैट का उपयोग हमेशा सिंगुलर सिंगुलर वस्तु या स्थान, सिंगुलर प्लेस, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर थिंग्स के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में किस तरीके का फॉर्मूला लगा करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा है कि दिस और दैट का यूज करते समय हमें सबसे पहले दिस और दैट यानी दिस यानी यह अगर सेंटेंस में आएगा तो हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, और अगर दैट यानी वह सेंटेंस में आएगा तो हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। साथ ही साथ इसके साथ हमको हेल्पिंग वर्ब इज को लगाना है, क्योंकि कोई भी वस्तु एक वचन यानी सिंगुलर होगी तभी हम दिस और दैट का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स को। सबसे पहला एग्जांपल, यूज ऑफ दिस व्हेन ऑब्जेक्ट थिंग्स नियर। जब कोई वस्तु नज़दीक में होती है तब हम दिस का उपयोग करते हैं। सिंगुलर होना चाहिए, वस्तु हमारी अकेली होगी, जैसे कि दिस इज एन एप्पल, यह एक सेव है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि सेव किसी व्यक्ति के पास नज़दीक में है, तो यहाँ पे दिस का उपयोग किया गया है। दूसरे एग्जांपल्स में देखेंगे यूज ऑफ दैट, सेम वही कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट और थिंग्स इन फार। इसमें और दिस के यूज में दोनों में अंतर यह है कि दिस का उपयोग नज़दीक की वस्तु के लिए किया जाता है एक वचनकर्ता के साथ एक वस्तु के लिए, और दैट का उपयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, थिंग्स हमसे दूर हो, जैसे वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे किसी कार की तरफ हम इशारा करके बताते हैं दैट इज ए कार, वह एक कार है, तो यहाँ पे दैट का उपयोग हुआ है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं जहाँ पे हमने दिस और दैट का यूज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यूज ऑफ दिस का। यह एक गाय है, इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यह की अंग्रेजी यानी दिस लिखेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम यह की अंग्रेजी यानी दिस लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सेंटेंस में लास्ट में है हम इज लगाएंगे, उसके बाद एक की अंग्रेजी के लिए हम ए लिखेंगे, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट यानी गाय की अंग्रेजी के लिए काऊ लिख देंगे। तो पूरा हमारा ट्रांसलेशन होगा यह एक गाय का, यह एक गाय है का, दिस इज ए काऊ। दूसरा एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, यह एक बस है। इसका सबसे पहले सेंटेंस में यह की अंग्रेजी यानी दिस लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के लिए हम इज का उपयोग करेंगे, एक के लिए ए का इस्तेमाल करेंगे, और बस की अंग्रेजी हम बस लिख देंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट बन करके आएगा दिस इज अ बस, यह एक बस है। तीसरे एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे, यह एक किताब है, तो वही सेम प्रोसेस, यह लिखा है इसलिए हम इसकी अंग्रेजी दिस लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के लिए इज लिखेंगे, उसके बाद एक की अंग्रेजी के लिए हम ए लिखेंगे, उसके बाद हम किताब की अंग्रेजी के लिए बुक लिखेंगे। तो हमारा कंप्लीट ट्रांसलेशन तैयार होगा दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। उसी तरीके से दैट का यूज जब हम करेंगे तो यहाँ पे दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है इशारा करके बताने के लिए, और वस्तु या व्यक्ति या स्थान एक होना चाहिए तो वहाँ पर दैट का यूज किया जाता है। यहाँ पर लिखा है वह एक गमला है, तो यहाँ पे सबसे पहले वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे तो दैट हो जाएगा, उसके बाद हम है की अंग्रेजी यानी इज लिखेंगे, उसके बाद एक की अंग्रेजी ए लिखेंगे, और गमले को इंग्लिश में पोट कहा जाता है, तो ट्रांसलेशन हमारा होगा दैट इज अ पोट, वह एक गमला है। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखेंगे, वह मेरा मित्र है, तो यहाँ पे दिस दैट इज माय फ्रेंड हो जाएगा। उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे, एक काली बिल्ली है, तो यहाँ पे हो जाएगा वह एक काली बिल्ली है, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, यहाँ होना चाहिए वह, तो आप यहाँ पे वह होना चाहिए, तो हम वह यहाँ बढ़ा लेंगे, वह एक काली बिल्ली है, तो वह एक काली बिल्ली है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दैट इज ए ब्लैक कैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का हमारा जो पैटर्न है वो है, किसी भी वाक्य में जब नहीं शब्द आएगा तो उसको नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, हिंदी में इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। फॉर्मूला आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दिस और दैट के साथ हमको इज लगाना है, प्लस नॉट लगा देना है, उसके बाद हम लगाएंगे नाउन का यूज करेंगे, जैसे दिस इज
नॉट माई बुक, यह मेरी किताब नहीं है। यह एक खिलौना नहीं है, तो हो जाएगा दिस इज नॉट ए टॉय, यह एक खिलौना नहीं है। हमेशा याद रखना है बीच में इज के बाद आपको नॉट लगा देना है और कहीं पे भी नहीं कि अंग्रेजी के लिए नॉट का यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम देखते हैं यूज ऑफ दैट इन नेगेटिव सेंटेंस, यानी दैट का उपयोग कैसे नेगेटिव सेंटेंस में होगा। सेम वही पैटर्न है, जैसे वहाँ दिस का यूज हो रहा था वैसे ही यहाँ पे दैट का यूज हम करेंगे। दैट के साथ इज प्लस नॉट प्लस नाउन का उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स में देखेंगे, वह आपका बैग नहीं है, तो हो जाएगा दैट इज नॉट योर बैग। दूसरा एग्जाम्पल से देखेंगे, वह मेरी कार नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज नॉट माई कार। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस में दिस और दैट का उपयोग। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तीसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं जिसको कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें भी दो प्रकार के वाक्य होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यस और नो टाइप वर्ड्स क्वेश्चंस। पहला फॉर्मूला इज को हम पहले कर देंगे, प्लस हमारा दिस रहेगा प्लस नाउन रहेगा। जैसे क्या यह आपका पेन है, या क्या यह आपकी कलम है, तो इसका हो जाएगा इज दिस योर पेन। तो इसका आंसर हम यस और नो में भी कर सकते हैं, दे सकते हैं, इसलिए इसको यस और नो टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे क्या हमने पूछा आपसे कि क्या यह आपकी पेन है या क्या यह आपका कलम है, तो आप कह सकते हैं इज दिस योर पेन। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है ये वाले एग्जाम्पल्स में। सेकेंड एग्जाम्पल्स में देखेंगे क्या यह कंप्यूटर है, तो इसका भी हो जाएगा कंप्यूटर एक ही है, तो हो जाएगा इज दिस ए कंप्यूटर। तो ये हो गया हमारा यूज ऑफ दिस, वो भी कहाँ पे यस और नो टाइप के क्वेश्चन में। उसी तरीके से हम देख रहे हैं सेकेंड वाले स्टेप में यूज ऑफ दैट, वो भी यस और नो टाइप की। यहाँ पे यस और नो टाइप में हम देखेंगे दिस का यूज हमने देख लिया यस और नो टाइप के क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। अब हम देखेंगे दैट का यूज। सबसे पहले उसी फॉर्मूले में हमको यूज करना है दिस और दैट के साथ साथ, तो हम दैट के साथ हम यूज करेंगे इज का, फिर उसके बाद हम दैट लगाएंगे और नाउन लगा देंगे जो भी हमारे पास सेंटेंस में उपलब्ध होगा। जैसे क्या वह आपका घर है, तो यहाँ हो जाएगा इज दैट योर हाउस। सेकेंड वाला एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्या वह एक पक्षी है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा इज दैट ए वर्ड। तो ये हो गया हमारा यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। अब हम देखेंगे डब्ल्यू एच टाइप्स क्वेश्चन, जिसका आंसर हम क्वेश्चन सेंटेंस, तो डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस में हम देखेंगे क्या यह क्या है, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड का यूज किया जाता है। डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होते हैं, या इसको की डब्ल्यू वर्ड भी कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाता है। डब्ल्यू एच सेंटेंस या की डब्ल्यू सेंटेंस एक ही होता है, यानी यहाँ पे प्रश्न पूछने वाले शब्दों का उपयोग किया जाएगा, जैसे वाट, हुज, हु, और साथ ही साथ वेयर। ये सब शब्द जो होते हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड या क्यू डब्ल्यू वर्ड्स कहे जाते हैं। जैसे यह क्या है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने लगाया हुआ है, तो इसका ट्रांसलेशन जब हम करेंगे ये हो जाएगा व्हाट इज दिस। तो ये पहला ट्रांसलेशन हो गया क्यू डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस के। दूसरा यह किसका है, हुज दिस। यहाँ हुज पहले लगाएंगे, किसकी अंग्रेजी, किसका की अंग्रेजी हुज होता है और क्या की अंग्रेजी वाट होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इज लगाएंगे और दिस को हम लास्ट में कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, वह क्या है, तो लास्ट में क्या शब्द आया तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं वाट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं, उसके बाद हम दैट का उपयोग करते हैं। वह किसका है, तो हो जाएगा हुज इज दैट। तो ये हमारा डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस थे। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो का अगला पार्ट यानी यूज ऑफ दीज और दोज। तो आपसे हमारा निवेदन है बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा प्रयास और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन के द्वारा आपको नॉलेज भरी वीडियो और ज्ञान भरी बातें, जानकारियाँ मिलती रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ दीज और दोज के बारे में। तो यूज ऑफ दीज और दोज, दो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि दिस का प्लूरल जो होता है वो दीज होता है, और दोज जो होता है वो दैट का प्लूरल होता है। दीज का अर्थ होता है ये या ये सब, और जब कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान हमारे पास में सामने हो, एक से अधिक हो यानी प्लूरल हो, तो वहाँ पर संकेत करने के लिए दीज का उपयोग किया जाता है। हमेशा याद रखना है कि वस्तु या स्थान या व्यक्ति एक से अधिक होंगे और सेंटेंस में ये सब या ये आया रहेगा, तो वहाँ पे दिस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोज का अर्थ होता है वे या वे सब। इसका भी प्रयोग जब कोई व्यक्ति वस्तु हमसे दूर रहता है और एक से अधिक यानी प्लूरल होगा, तो वहाँ पे हम उसकी ओर संकेत करने के लिए दोज का उपयोग करेंगे। तो ये था इसमें रिकॉग्नाइजेशन यानी पहचान हमारी कि क्या हमने यूज किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं वीडियो का
अगला पॉइंट, सबसे पहले हम बात करेंगे दिज का और दोज का उपयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार किया जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले को आप अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, जिससे आपको और भी आसानी हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो फॉर्मूले में दिज और दोज को हम पहले लिखेंगे, और चूंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है, क्योंकि इसमें हमारी जो वस्तुएं होंगी हमारे वो प्लूरल होंगे। प्लूरल के साथ दिज और दोज का उपयोग किया जाता है। जैसे ये मेरी किताबें हैं, तो इसका हो जाएगा ए का ट्रांसलेशन होगा, ये सब इसका स्पेलिंग होता है दीज। उसके बाद किताबें एक से अधिक हैं, इसलिए लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हम आर। उसके बाद मेरी है, इसलिए माई लगाएंगे, और किताबों की अंग्रेजी होती है बुक्स, तो पूरा मिल करके हो जाएगा दीज आर माई बुक्स। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, दूसरे एग्जाम्पल में ये नए जूते हैं, तो ए की अंग्रेजी हो जाएगी दीज दीज। उसके बाद जूते हैं लास्ट में है, यानी एक से अधिक हैं, तो आर हो जाएगा। उसके बाद नए की अंग्रेजी हो जाएगी न्यू, और शूज मीन्स जूते होते हैं, तो हो जाएगा हमारा शूज। तो पूरा ट्रांसलेशन हम एक साथ कंप्लीट करेंगे, तो हो जाएगा दीज आर न्यू शूज, ये नए जूते हैं। उसके बाद अगले एक सेंटेंस में को हम देखते हैं, वे तारे हैं। तो वे तारे हैं, यहाँ पे वे की अंग्रेजी के लिए हम लगाएंगे दोज, और है की अंग्रेजी यानी एक से अधिक है, अनकाउंटेबल नाउन है तो लगेगा आर, और तारे की अंग्रेजी होती है स्टार, तो हो जाएगा 2000 स्टार्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं हम, वे पुराने मकान हैं। तो वे की अंग्रेजी दोज हो जाएगी, इशारा करके बताया जा रहा है मकान एक से अधिक है, तो यहाँ पे दोज लगेगा। उसके बाद हम है के लिए आर का उपयोग करेंगे, और पुराना का मतलब होता है ओल्ड, और उसके बाद हाउसेस मतलब होता है घर या मकान। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस को हम एक साथ जोड़ देंगे, तो हो जाएगा दोज आर ओल्ड हाउसेस, वे पुराने मकान हैं। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं, अब इसी के साथ साथ देखते हैं हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम यही ध्यान देंगे कि नेगेटिव जो सेंटेंस होता है हमारा, उसमें हम बीच में नॉट का उपयोग करते हैं। बीच में हम यहाँ पर नॉट का उपयोग करेंगे, आर के साथ हमको नॉट लगा देना है, बाकी हमारा पैटर्न सेम टू सेम रहेगा। और किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं शब्द आता है तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। पहला है, ये मेरी कलमें नहीं है, तो हो जाएगा दीज आर नॉट माई पेन्स। यहाँ पे एक की अंग्रेजी दीज, और है यानी कलमें एक से अधिक हैं, तो हो जाएगा आर, और नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे, मेरी के लिए माई लगाएंगे, और पेन्स में कलमें हो जाएंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये फल नहीं है, तो ए के लिए हम लगाएंगे दीज, और है के लिए आर, और नहीं के लिए नॉट, और फ्रूट्स यानी फल, तो हो जाएगा दीज आर नॉट फ्रूट्स, ये कलमें ये फल नहीं है। अगले एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे, जहाँ पे दोज प्लस आर नॉट और प्लस प्लूरल प्लूरल नाउन का उपयोग किया जाता है, किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल्स में, वे मेरे दोस्त नहीं है, तो उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वे की अंग्रेजी दोज, और है के लिए हम लगाएंगे आर, और नहीं के लिए लगाएंगे नॉट, और माई के लिए मेरे, मेरे के लिए माई, और फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, तो हो जाएगा दोज आर नॉट माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त नहीं है। उसी के साथ वे पक्षी नहीं है, तो हो जाएगा वे के लिए दोज, और आर है के लिए नॉट मीन्स नहीं, और बर्ड्स यानी पक्षी, तो हो जाएगा दोज आर नॉट बर्ड्स, वे पक्षी या चिड़िया नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, वे बंदर नहीं है, तो वे की अंग्रेजी हो जाएगा दोज, और है यानी एक से अधिक के बारे में बात हो रहा है, प्लूरल हमारा है, सब्जेक्ट है हमारा, तो हो जाएगा दोज आर, और मंकीज मीन्स होता है बंदर, तो वे बंदर नहीं है। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आई होप दैट आपको मेरी बातें, हमारा बताया हुआ जो भी आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के अगले कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी लास्ट वाला। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस आएंगे। इसमें भी दो तरह के होते हैं, यस और नो वाले पहले हम सीखेंगे, पहला यस और नो, उसके बाद हम दूसरा सीखेंगे जहां पर WH फैमिली का उपयोग किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूले को आप देख लें, यहाँ पे आर पहले आ जाएगा फॉर्मूले में, और दिज प्लस प्लूरल नाउन रहेगा बाद में। जैसे क्या ये आपकी किताबें हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आर दीज योर बुक्स। क्यों, क्योंकि आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और क्वेश्चन वर्ड में क्या पहले शब्द आया है, इसलिए यहाँ पे क्या की अंग्रेजी के लिए हम आर को पहले लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ स्लाइड में छूट गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिए RARE, तो यहाँ आर हो जाएगा, ये छूट गया, मिस प्रिंट आउट हो गया, तो यहाँ हो जाएगा, एक मिनट अच्छे से लिख दें, ARE आर, थोड़ा सा पेन का इशू है मेरे साथ। चलिए, तो आर दीज योर बुक्स, क्या ये आपकी किताबें हैं। दूसरे सेंटेंस को हम देखते हैं, क्या ये खिलौने हैं, तो यहाँ पे क्या शब्द पहले आया है, तो इस क्या के लिए लगाएंगे आर, और एक के लिए लगाएंगे दीज, और टॉय यानी खिलौने, हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन आर दीज टॉयज, क्या ये खिलौने हैं। फिर अगले सेंटेंस को हम देखते हैं, क्या ये सब मिठाइयाँ हैं, तो यहाँ पे भी क्या की अंग्रेजी के लिए लगाएंगे आर पहले हेल्पिंग वर्ब के लिए, उसके बाद ये सब हैं, तो हो जाएगा दीज, उसके बाद हो जाएगा हमारा मिठाइयों की अंग्रेजी स्वीट्स, तो क्या हो जाएगा आर दीज स्वीट्स, क्या ये सब मिठाइयाँ हैं। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस और नो टाइप क्वेश्चन के पूछने वाले सेंटेंस।
क्या ये सब मिठाइयाँ हैं? आर दीज स्वीट्स, ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फॉर्मूला। सेकंड वाला क्या है? इसी तरीके से जैसे हमने दीज का उपयोग करके बनाया, आर हेल्पिंग वर्ब था, उसी तरीके से दोज का उपयोग करके भी हम बनाएंगे। फॉर्मूले को आपको याद रखना है। आर पहले आएगा, उसके बाद हमारा आएगा दोज, उसके बाद प्लूरल नाउन। जैसे क्या वे आपके दोस्त हैं, तो क्या की अंग्रेजी हो जाएगी आर, और उसके बाद वे के लिए लगाएंगे हम दोज, उसके बाद हम लगाएंगे आपके के लिए लगाएंगे योर, और हो जाएगा दोस्त की अंग्रेजी फ्रेंड्स। तीनों को मिलाएंगे सबको, चारों को, तो हो जाएगा आर दोज योर फ्रेंड्स। तो ये हमारा इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। फिर क्या है? क्या वे तारे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या की अंग्रेजी आर, वे की अंग्रेजी दोज, और तारे की अंग्रेजी स्टार्स। तो एक साथ जोड़ देंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है आपको, क्योंकि हमेशा याद रखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होता है। तो आर दोज स्टार्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सेंटेंस को। क्या वे समाचार पत्र थे, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? क्या के लिए हम लगाएंगे थे। देखिए हमेशा याद रखिए कि जैसे हम आर का उपयोग करते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में होगा, उसी तरीके से हम पास्ट टेंस में वाज वर का उपयोग करेंगे, और फ्यूचर में सेल और विल का भी उपयोग करते हैं इन जो डोमेस्टिक प्रोनाउन है दिस, दैट, दीज और दोज के साथ। तो क्या वे समाचार पत्र हैं, ये थोड़ा सा नया सेंटेंस आ गया है, आपको मिला होगा। अभी तक आप आर का यूज कर रहे थे, तो यहाँ सेंटेंस में थे आया है, तो इसलिए हम थे की अंग्रेजी प्लूरल के लिए वर होता है, या कुछ लोग इसको वेयर भी पढ़ते हैं। तो जाएगा वर, और वे का अंग्रेजी होगा दोज, और समाचार पत्र का मतलब होता है न्यूज़पेपर, तो एक साथ जोड़ देंगे, हो जाएगा वर दोज न्यूज़पेपर्स। क्या वे समाचार पत्र थे। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करके बताएं, ताकि हम अपने वीडियो बनाने के तरीके को, अपने प्रयास को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकें। सजेशन दें, कहाँ कमियाँ रह गई, कहाँ क्या हमसे चूक हो गया, उसको आप अवश्य बताएं, हम उसका निराकरण करने का प्रयास अवश्य करेंगे। अब चलिए अगले सेगमेंट की तरफ पढ़ते हैं, WH क्वेश्चंस। यानी इसमें आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जहाँ पे प्रश्न पूछने वाले वाक्यांश में शब्द जो रहेंगे वो बीच में रहेंगे। यहाँ पे देखिए आप, सभी जगह पे जहाँ पे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, सभी सेंटेंस में हमारे क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहे हैं, उसी को कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन या सेंटेंस। तो चलिए पहला ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको लिखनी है अंग्रेजी, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है अंग्रेजी QW, क्या लिखना है? QW का। उसके बाद प्लस आपको क्या कर देना है? आपको करना है दीज, प्लस QW के साथ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं टेक्स्ट को। सबसे पहले आपको फॉर्मूले में क्वेश्चन वर्ड, यानी जो बीच में शब्द दिया है उसकी अंग्रेजी लिखनी है, जैसे हमने लिखा व्हाट। उसके बाद उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। आर सेंटेंस में अगर है रहेगा लास्ट में तो आर लगाएंगे, अगर थे रहेगा तो वर लगा देंगे। और अगर गा गी गे आएगा, यानी फ्यूचर में बात होगी, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के हिसाब से हम या तो विल लगाएंगे या तो सेल लगाएंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है? ये क्या है, तो हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन व्हाट आर दिज। कंप्लीटली नेक्स्ट सेंटेंस, ये किसके हैं, तो यहाँ पे किसके की अंग्रेजी हुज, और है लास्ट में प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है, इसलिए आर, और ए की अंग्रेजी दिज हो जाएगा। तो पूरा ट्रांसलेशन होगा हुज आर दिज। अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने दोज का उपयोग किया है, इसमें है वे क्या है, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी वाट, उसके बाद है की अंग्रेजी आर, उसके बाद वे की अंग्रेजी दोज। तो ट्रांसलेशन कंप्लीट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा हमारा वाट आर दोज। तो ये था हमारा वे क्या है का ट्रांसलेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो में, हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, वे किसके हैं। तो वे किसके हैं, इसमें हम देखेंगे किसके की अंग्रेजी होती है हुज, और है की अंग्रेजी होगी आर, और लास्ट में वे की अंग्रेजी हम यूज करेंगे, तो हो जाएगा हुज आर दोज। वे किसके हैं, तीनों को एक में जोड़ देंगे तो हमारा ट्रांसलेशन होगा हुज आर दोज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा WH टाइप क्वेश्चन हो गए। इसके साथ साथ याद रखिए कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे यहाँ पे दिस दैट और साथ ही साथ दीज और दोज का उपयोग किया जाता है। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे इसे लो, इसका क्या होगा? टेक इट, पहला एग्जांपल्स। दूसरा देखिए, उसे यहाँ लाओ, लाने की अंग्रेजी होती है ब्रिंग्स, तो हो जाएगा ब्रिंग दैट हियर। तीसरा देखिए, इन्हें उठाओ, तो पिकअप का मतलब होता है उठाना, तो हो जाएगा पिकअप दिज, और यहाँ पे इन्हें के लिए दिज लगा है। इन्हें के लिए दिज इसलिए लगा क्योंकि वस्तु में या जिसके बारे में चर्चा हो रही वो एक से ज़्यादा है, यानी वो हमारे प्लूरल फॉर्म में है, एक से अधिक है। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिएगा, उन्हें यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखिएगा उन्हें लिखा है उन्हें उन्हें वापस रखो, तो उन्हें वापस रखो, तो क्या लिखा है? डीप कीप दोज देयर, उन्हें वहाँ रखो, तो क्या हो जाएगा? कीप दोज देयर, उन्हें वहाँ रखो। ये तीसरे का चौथा सेंटेंस हमारा इसका एक्सरसाइज यानी इंपरेटिव सेंटेंस का ये चौथा पार्ट हो गया। इसके साथ साथ आता है कुछ ऐसे भी सेंटेंस
जिसमें इन दिस दैट और दिस जो दोज का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादिबोधक जो वाक्य होते हैं, जहाँ पे हर्ष उल्लास या कोई भी इंसिडेंट जो हमारे साथ अचानक घटता है उसके बारे में चर्चा होती है। जैसे यह अद्भुत है, कोई चीज़ आपने देखा, यहाँ पर आपने देख करके आपके मन में कोई विचार आया, तो अद्भुत की अंग्रेजी होती है अमेजिंग। यह के लिए हम लगाएंगे दिस, तो लास्ट में है तो हो जाएगा दिस इज अमेजिंग, यह अद्भुत है। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप लगाएंगे एक्सक्लेमेशन का सिंबल, यानी विस्मयादिबोधक का चिन्ह जो लास्ट में लगा है, ये इस तरीके से होता है। नीचे आपको डॉट लगा देना है, लाइनिंग सीधी खींचनी है और नीचे डॉट आपको यूज कर देना है। एक सिंगल डॉट लगाना है, क्या लगाना है, सिंगल डॉट, ऐसे खींचेंगे और लास्ट में डॉट लगाएंगे तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सिंबल का। दूसरा है, किसी चीज़ को आपने देखा, आपको बहुत सुंदर लगा, पसंद आया, तो वह सुंदर है तो हो जाएगा दैट इज ब्यूटीफुल। दूसरा एग्जाम्पल्स, ये दोनों एग्जाम्पल्स हो गए। तीसरा, ये शानदार है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक की अंग्रेजी दीज, और लास्ट में है तो लग जाएगा आर, और शानदार का मतलब होता है वंडरफुल, लास्ट में एक्सप्लेनेशन का सिंबल लगेगा तो क्या हो जाएगा, दीज आर वंडरफुल्स, ये शानदार है। उसके बाद वे बुरे हैं, तो वे की अंग्रेजी हो जाएगी दोज, उसके बाद है की अंग्रेजी हो जाएगी आर, उसके बाद हम लगाएंगे बुरे की अंग्रेजी यानी हॉरिबल, तो हो जाएगा कंप्लीट हमारा सेंटेंस, दोज आर हॉरिबल्स, वे बुरे हैं। तो दोस्तों, साथियों, स्टूडेंट्स, ये वीडियो बस यहीं तक। हमारा प्रयास और वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। साथ ही साथ अगर प्रयास हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक की बटन को अवश्य प्रेस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्या कमियां रह गई हमसे और किस तरीके से हम अपने वीडियो की क्वालिटी को, अपने वीडियो की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद द लर्निंग हब चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर योरसेल्फ।